नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था भारत के संविधान के अंतर्गत कि संविधान सभा को देख लिया था, प्रस्तावना को देख लिया था, फिर उसके बाद कौन कौन से अनुसूचियां होती हैं, भाग कौन कौन से हैं, कुल कितने भाग हैं, संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, इन सभी चीजों को हम लोगों ने जो है संविधान के अंतर्गत जो है हम लोगों ने देख लिया था। अब बात आती है उसके आगे क्या करना था हम लोगों को। ठीक है, देखिए आपके टीटी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। ठीक है, जैसे कुछ अनुसूचियों से प्रश्न जो बनने वाले थे मैंने आपको बता दिया था, जो आपकी 11वीं 12वीं अनुसूची है वहां से, फिर उसके बाद आपकी जो 7वीं और 8वीं अनुसूची है वहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो डायरेक्ट प्रश्न जो बनता है आपका वो भाग से बनता है कि किस भाग में कौन सा जो है तथ्य रखा, या कहने मतलब कौन सा अधिकार रखा गया है, इन सभी चीजों के बारे में पूछा जाता है। तो आज जो हम उसी के बारे में जो है इस पर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं टीटी के लिए क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए टीटी के लिए जो सबसे ज्यादा आपके महत्वपूर्ण है यहाँ पर मैंने लिख रखा है आपके लिए, आपको बस इसको समझना है। ठीक है, इसको ट्रिक से भी याद करना है। देखिए ट्रिक का मतलब है इसको कहानी नुमा थोड़ा सा याद करेंगे, क्योंकि ट्रिक क्या होता है भूल जाता है, लेकिन कहानी नुमा यदि याद रहेगा तो आपको वो याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहला भाग। तो यदि कुल भाग की बात की जाए, कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, या आप वर्तमान में खा लो कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहले भाग में क्या रखा गया है, तो पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को रखा गया है। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले भाग में कुल कितने अनुच्छेद है, या कहां से कहां तक के अनुच्छेद रखे गए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 से तक। ठीक है, और उसमें आपका पूछा जाता है अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या होता है? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ठीक है, संविधान में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से? एक भारत का प्रयोग किया गया और एक इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। यही दो नाम है, बाकी जो हिंदुस्तान हो जाता है, फिर जम्मू द्वीप हो जाता है, आर्यवर्त हो जाता है, इन सभी नामों का उल्लेख नहीं किया गया, ना ही नाम है। ठीक है, लेकिन वो जो है इतिहास में है इसीलिए उसको को कहा जाता है। लेकिन भारत के जो संवैधानिक नाम है वो भारत अर्थात इंडिया है, यही दो नाम है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में इसका जो है पूरा पूरा डिटेल दे दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। बस आपको अनुच्छेद ये याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको भाग 2 याद रखना है कि नागरिकता को किस भाग में रखा गया है, तो नागरिकता को भाग 2 में रखा गया है। ठीक है, किस भाग में रखा गया? भाग 2 में रखा गया है। ठीक है, और कहां से लेके कहां तक, अनुच्छेद कितने से कितने बीच में जो है नागरिकता को रखा गया है? तो देखिए अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अच्छा, अब कैसे याद करें कि अनुच्छेद 5 से 11 होता है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, या जो लोग पहली बार पढ़ते हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 से 11 होगा कि 6 से 11 होगा या 12 होगा। तो देखिए एक तरीका देखिए, नागरिकता में कुल कितने जो है यहाँ पर वर्ण है, तो यहाँ पर अक्षर की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, कुल कितने वर्ण है? 5 है। मात्रा को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, मात्रा को आपको नहीं जोड़ना है, बस वैसे अक्षर अक्षर यहाँ पर काउंट कर लीजिए, ना गा रा का और ता। ठीक है, एक कुल मिला जुला के कितने हैं? 5 है। तो शुरुआत कहां से होगी? 5 से होगी। ठीक है, अनुच्छेद 5 से, और 5 के बाद आता क्या है? 6। तो 5 में जब हम जोड़ देंगे 6 तो कहां क्या हो जाएगा? 11, अर्थात 5 से लेकर 11 तक, अर्थात 5 से लेकर 11 तक। बस आपको यही याद रखना है कि नागरिकता को जो है किस अनुच्छेद के मध्य रखा गया है? 5 से लेकर 11 के मध्य रखा गया है। ठीक है, फिर जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका हो जाता है क्या? मौलिक अधिकार, अर्थात भाग 3। तो भाग 3 में क्या रखा गया है? मौलिक अधिकारों को रखा गया। क्या रखा गया है? मौलिक अधिकारों को रखा गया है। ठीक है, अच्छा मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक रखा गया। कहां से? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक रखा गया है। अब बात आती है कि इसको हम याद कैसे करें, अनुच्छेद को हम लोग कैसे याद करें। तो देखिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, क्या? अनुच्छेद 12, क्योंकि नागरिकता समाप्त हो जाती है 11 पर। आपको आसानी से याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? यहाँ पर 5 है तो 5 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, उसके बाद 12 शुरू हुआ, लेकिन अंत कहां होगा? 35 होगा कि 36? तो देखिए भाग कौन सा है? 3, तो 12 में 3 का गुणा करेंगे 36 होगा ना, और 36 में से घटा देंगे 35, अर्थात 35 तक रहता है क्या? आपके मौलिक अधिकार। ठीक है, अब बात आती है कि वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक अधिकार रखे गए हैं नागरिकों के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए वर्तमान में आपके कुल 6 ही मौलिक अधिकार हैं।
लेकिन जब मूल संविधान की बात की जाती है तो वहां पर आपको 7 मौलिक अधिकार मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं 7 देख लीजिए, फिर कौन हटा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, छठवां संपत्ति का अधिकार, सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये आपको पूरा याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर बनता है और हो सकता है आपके टेट में ये प्रश्न अवश्य बन जाए। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आपको याद रखना होगा इन 7 को। ठीक है, लेकिन इसमें से जो संपत्ति का अधिकार है उसे अब हटा दिया गया है। किसके तहत हटाया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया है। तो हटा दिया गया तो रखा कहां गया है? तो अनुच्छेद 300 ए में रखा गया। कहां पर? अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। और ये आपका मौलिक अधिकार ना होकर आपका कानूनी अधिकार है। ठीक है, आपका ये मौलिक अधिकार ना होकर ये आपका कानूनी अधिकार, अर्थात आपको कानूनी रूप से आप संपत्ति रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान संविधान में 6 हैं। छठवां को जो है हटा दिया गया है, तो आपके कुल कितने बचते हैं? 6 बचते हैं। तो अब इसमें से पूछा यह भी जाता है कि कौन सा मूल अधिकार अब हटा दिया गया है। तो आपको याद रखना है कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया है? आपका संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा अब याद कैसे करेंगे कि 1978 होगा, क्या होगा? तो आपको याद ही रहेगा, 8 याद करना है, 4 4 जोड़ लेंगे, 8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 44 हो जाएगा। ओ सॉरी, 8 आ जाएगा। ठीक है, और 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? 300 ए के अंतर्गत रखा गया है, और वो आपका क्या है? कानूनी अधिकार है। ठीक, चलिए आइए, अब आपसे ये पूछा जाता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? फिर आपके जो है स्वतंत्र शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? फिर धार्मिक स्वतंत्रता को किस अनुच्छेद में रखा गया है? ये अनुच्छेद से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखे होंगे तो वहां पर पूछा गया है कि समानता का अधिकार आपके किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी बार जो प्रश्न बन जाए आपका कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। याद कैसे करेंगे ये भी एक तरीका होना चाहिए। तो देखिए, आप एक क्रम से याद रखिए। आप यदि इसको क्रम से याद रखेंगे तो अपने आप ये स्वतः ही क्रम से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कहां से शुरू होता है आपका? 14 अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। ठीक, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? अगर इसमें देखा जाए कुल कितने अनुच्छेद हैं तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, कहां से गिनेंगे? 14, 15, 16, 17, 18, 5 अनुच्छेद, 5 हो गए ना। अब यहां पर देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो है 19 से लेकर 22 तक कुल कितने अनुच्छेद हो गए? 4। कैसे? 19, 20, 21, 22 कितने हो गए आपके? 4। कितने हो गए? 4। तो इसके अंतर्गत कुल कितने रखे गए हैं? 4 रखे गए हैं। देखिए 5 4। ठीक है, अच्छा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, अर्थात इसमें कुल कितने आ गए? 2 आ गए। ठीक है, 2 आ गए। फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 के बीच में कुल कितने हो जाते हैं? पुनः 4 आ जाता है। कैसे? 25, 26, 27, 28 कितने आ जाते हैं इसमें? 4 अनुच्छेद। अभी देखिए याद हो करने का ट्रिक इसी तरीके से थोड़ा सा आप गणितीय मेथड ढूंढिए। वैसे आपको याद करना होगा, पूरे सभी अनुच्छेद याद भी नहीं करने हैं आपको, कुछ ही अनुच्छेद याद करने हैं। कौन कौन से याद करने रहेंगे अभी आपको अलग से दिखा देंगे हम। ठीक है, उसके बाद आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये आपके केवल और केवल 2 हैं। ठीक है, चीजें आ गई ना समझ में? आपके संपत्ति का अधिकार एक है और ये भी एक ही है। तो ये सिंपल सिंपल है, इसको नहीं, बस यहीं तक हमें याद रखना है। ठीक है, आपको एक याद होना चाहिए, कौन सा?
अनुच्छेद 14 याद होना चाहिए, ठीक है। फिर वहीं से काम बनेगा आपका, ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेकर 5 जोड़ देंगे, 14 5, अच्छा अब सोच लेंगे 19 हो जाएगा, 14 5 19 हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो आप यहाँ पर देखिए 14 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 14 15 16 17 18, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 4 और जोड़ देना है। तो 18 के बाद 4 और गिनती करेंगे तो 19 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो 2। तो आपका एक क्रम चला, कैसे क्रम चला, ठीक है। आपका क्रम एक चल रहा है 5 4 2 4 2, ठीक है। ये आपका कितना 54 24 2, वही तो क्रम चल रहा है यहाँ पर 54 24 2। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, तो एक याद रखेंगे, उसी के अनुसार आप जोड़ते चले जाएंगे, आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे संभावित क्वेश्चन हो सकता है आपके टेट में ये प्रश्न पूछ ले, क्या कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 32 में। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसी पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को, ठीक है। और वैसे यदि देखा जाए संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो हमें उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है क्या, कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है उसे संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। देखिए यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। आप अनुच्छेद 32 के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं, किस वाले, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकारों के विरुद्ध दायर याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो है फला अधिकार का जो है हनन हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर आप उसे जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के ही तहत जा सकते हैं, ठीक है। न्यायिक रिटें जो दी जाती हैं उन्हें इसी के तहत जारी की जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कुल कितने आपके मूल अधिकार हैं वर्तमान में, तो आपके 6 मूल अधिकार हैं। पहला, अब कहानी बता रहे हैं, ठीक है। पहला समानता का अधिकार, और जब सभी को समानता मिलेगी तो सभी लोग क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र, क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो यदि किसी का शोषण करोगे या शोषण होगा तो क्या करेगा, विरोध करेगा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, स्वतंत्र तो ही हो गया था, शोषण भी इनसे बच रहा था, तो अब वो किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। वो अपना पूजा पाठ जो भी करना चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आ गया, ठीक है। कुछ लोग वहीं पर क्या है, विद्यालय जैसे क्या होता है, अल्पसंख्यक लोग अपने जो है संख्यकों के जो है विकास के लिए या शैक्षिक विकास के लिए क्या कर सकते हैं, विद्यालय खोल सकते हैं, उसका प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं। तो सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत वो आ जाता है। फिर उसके बाद आपका संपत्ति का अधिकार, ये क्या हो गया, हटा दिया गया, क्यों, क्योंकि अगर ये मूल अधिकार में रखा जाता तो इस पर कोई केस भी नहीं कर पाता और सभी लोग डंप संपत्ति डंप करते चले जाते, ठीक है। बहुत सारे लोग के पास ही क्या हो जाता, किसी के पास ज्यादा से ज्यादा धन हो जाता, किसी के पास कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, समानता के अधिकार का हनन हो रहा था, इसी वजह से ये कहीं ना हटा दिया गया। या विकास के कार्यों में क्या हो रहा था, बाधा उत्पन्न हो रहा था, जैसे क्या होता है कि आपके पास जमीन है, आपकी संपत्ति है, ठीक है, लेकिन सरकार को वहां पर क्या है, सामाजिक हित के लिए कोई कार्य करना है तो वो तो कब्जा तो उस पर कर नहीं पाती सरकार, तो इसलिए इस संपत्ति को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और आप इस संपत्ति को कानूनी अधिकार बना दिया गया कि कानून के तहत आप ये रख सकते हैं लेकिन इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कैसे, पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक है, छठवां संपत्ति, पांचवा सातवां आपका क्या आ जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। और इसको क्या है, ये जो चार्ट बनाए हैं इस चार्ट को किसी पेज पे आप लिख लीजिए और इसको जो है ऐसे एजिटिव रट्टा मार लीजिए,
ठीक है। यदि आप ट्रिक के पीछे भागेंगे ना तो जितने देरी में आप ट्रिक याद करेंगे उतनी देर में आप पूरा का पूरा अधिकार याद कर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपका क्या होता है, प्रश्न बनता है और पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। जैसे यहाँ पर पूछा गया था समानता का अधिकार, क्या पूछा गया था आपका, समानता का अधिकार पिछली बार जो है पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए कि आपके इसमें मूल अधिकार के अंतर्गत या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपके को कौन कौन से अनुच्छेद याद रखने हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ अनुच्छेद आपको याद रखने हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से हमें जो है अनुच्छेद इसमें याद रखने हैं। पहला अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए क्या, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके जो है नागरिकता में कोई अनुच्छेद याद नहीं रखना है, बस इतना पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको याद रखना होगा कि मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के मध्य रखा गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, कैसे, 12 में 3 का गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 36, 36 में से 1 घटा देंगे, आ जाएगा कितना 35। ठीक है, तो 12 से लेकर 35 तक कुल कितने, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, 7। वर्तमान संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। कौन सा हटा दिया गया है, संपत्ति का, किस के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब इसे किस अनुच्छेद में रख दिया गया, 300A में। ठीक है, और ये आपका क्या है, कानूनी अधिकार है। तो जैसे आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है कि कानूनी अधिकार है, या क्या बना दिया गया है, तो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आइए देख लेते हैं हम लोग फटाफट कि कौन से अनुच्छेद आपको इसके अंतर्गत, आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि आपके लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपके मौलिक अधिकार में है, बस यही इतने हैं जो आपके ब्लैक बोर्ड पे दिख रहे हैं। अब इसे हमें याद कैसे करना है उसको देखिएगा। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले आपका आता है अनुच्छेद 17, और ये समझ लीजिए जितना भी इंपॉर्टेंट इसको कर सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें अनुच्छेद 17 ना पूछा गया हो। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, जैसे पहले के समय में जो है छुआछूत से संबंधित लोगों के अंदर एक क्या थी, भावना थी कि ये फला व्यक्ति जो है छुआछूत है, इससे जो हमें दूर रहना चाहिए, इसे जो है अपने पास नहीं बैठाना चाहिए। ठीक है, तो उसका अंत किसके अनुच्छेद के अंतर्गत कर दिया गया, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का व्यवहार करता है तो वो क्या होगा, कानूनी रूप से वो दंड का भागीदार होगा। तो ये समझ लीजिए ये दंड है, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का व्यवहार करता हुआ पाया जाता है या ऐसा प्रतीत होता है जिस व्यक्ति के साथ किया जाता है, तो उसे जो है कानूनी दंड दिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो इसको आपको याद रखना है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें इसको ना पूछा गया हो, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके यूपी टेट में ही देख लीजिए, जो पिछले 3 साल से जो पूछा जा रहा है उसमें से आपके जो है 1-2 बार जरूर पूछ लिया गया है ये। ठीक है, तो उम्मीद है कि हो सकता है यही प्रश्न आपसे थोड़ा सा घुमा किया जाए। ठीक है, छुआछूत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है, या अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। कैसे जाने हम, 17 तक है ना, और मैंने बताया क्या, 14 से लेकर 5 तक गिनिए, 5 यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो जब तक अस्पृश्यता का अंत होगा नहीं तब तक समानता का अधिकार लागू हो पाएगा, बिल्कुल नहीं लागू हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए अस्पृश्यता का अंत किसमें कर दिया गया, आपका अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कर दिया गया। अनुच्छेद उसके बाद 18 जस्ट आता है, 18 उपाधियों का अंत, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है आपके यहाँ पर जितने भी लिखे हैं सभी के सभी जो है किसी ना किसी कंपटीशन में यहीं से घूम फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी चीजें हैं लेकिन वो जब थोड़ा सा पेपर कठिन बनाएगा तब के लिए है। तो आपके पास समय कम बचा है, समय के लिहाज से आपके लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ना ही आपको याद रखना है, ना ही आपको कुछ करना है। ठीक है, समझ लीजिए हम उसे हमें नहीं आता, बस हमें इतना ही पढ़ना है, इतने में से आ जाएगा आपको। ठीक, क्योंकि पिछले कई सालों से जो है ज्यादा नहीं बनना, ना ही स्टार्टिंग से दे रहा संविधान से संबंधित, पिछले 3 सालों से संविधान से प्रश्न आए हुए हैं, और आपके जो है 2019 के पेपर देख लीजिए 5 प्रश्न आए हुए हैं संविधान से। ठीक है, तो इस लिहाज से ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।
ध्यान से याद रखिएगा इसे। फिर जो है सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वो आपका जो है अनुच्छेद 21A है। ठीक है, अभी हम इस पर बाद में आते हैं, अनुच्छेद 19 पर हम बाद में आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? 21A के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत? 21A के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो आप याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। किस सन में? 2002 में। किस सन में? 2002 में। कैसे याद रखेंगे? देखिए शिक्षा में कितने अक्षर हैं? 2 है ना, तो 2002। ठीक है, 2 2 कितना आ गया? 4। गुणा करिए, 2 2 4, और इसी में और 2 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 8। और 8 में से 2 घटा दो 6। हालांकि आप जैसे याद कर पाओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यही, मैं जो मेरा याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से है, हम गणितीय विधि से इसको याद करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, आसान हो जाता है हमारे लिए। अब आप उसको किस तरीके से याद करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको ये ऐसा क्लू बताया कि आपको एक्स्ट्रा याद नहीं करना पड़ेगा, वो प्रश्न में ही आपको क्लू मिल जाएगा। इसी लिहाज से देखिए शिक्षा आपके प्रश्न में रहेगा, इसलिए वहां से मैंने कहा कि इसमें 2 है। ठीक है, तो 2 मतलब 2002 में इसको जो है क्या बना दिया गया? मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। ठीक है, किस संविधान के अंतर्गत? 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। लेकिन याद कैसे होगा संशोधन कौन सा है? तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया क्या आपको कि 2 है, 2002 अर्थात कितने 2 आगे? 2, और शिक्षा के उसमें कितने हैं अक्षर? 2, तो कुल मिला जुला के कितने हो गए? 3 हो गए ना। 3 का 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा, और 8 में से 2 घटा देंगे 6 आ जाएगा, अर्थात 86वां संविधान संशोधन हो गया। ठीक है, तो आपको ये फिलहाल याद रखना है, और ये भी आपके लिए क्या है, एकदम समझ लीजिए, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। टॉनिक वाला समझ लीजिए, एकदम टॉनिक पी के आप जो है पी लो आराम से, इत्मीनान से जाके पेपर को धुआं धुआं कर दो। चलिए देखिए, फिर उसके बाद ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ से आपसे जो है प्रश्न बन सकता है। कारण क्या है? मानव तस्करी एवं बलाश्रम, ये थोड़ा सा बलाश्रम, ठीक है, अर्थात जबरदस्ती जो कार्य करवाया जाता है, बंधक के रूप में जो कार्य कराया जाए, बलात्श्रम जो है बंधक के रूप में, बंधक बनाकर जो कार्य कराया जाए, वो आपके किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत आता है। मानव तस्करी जो पहले मानव व्यापार हुआ करते थे, ठीक है, दास वगैरह बना लेते थे, तो उससे संबंधित है। तो उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23 है। ठीक है, अनुच्छेद जस्ट 24 है, किससे संबंधित है? बाल श्रम पर प्रतिबंध है। जैसे दुकानों पर छोटे बच्चे जो कार्य करते नहीं है, वहां पर उसमें जो है बच्चों को जो है शोषण ना हो पाए, तो बच्चों के शोषण से बचाने के लिए यहाँ पर अनुच्छेद 24 लाया गया। ठीक है, और ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर उसके बाद अनुच्छेद 32 है। अरे इसको तो मत पूछो, ये तो आपके लिए समझ लीजिए खाद है ये। ठीक है, ये समझ लीजिए खाद है। क्यों? क्योंकि ये सभी से पूछा जाता है, और इसी को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। क्यों? क्योंकि यही जो अनुच्छेद 32 जो है आपके मौलिक अधिकार को लागू करवाता है। ठीक है, यदि हनन होने पर यही आपको राइट देता है कि आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 19 को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से आपके स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 19 क्या है? आपकी स्वतंत्रता, और 19 से लेकर 22 तक क्या है? आपकी स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। ठीक है, हालांकि इसमें आपको याद क्या रखना है? 19 याद रखना है, बाकी अन्य है लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए भी। ठीक है, जो लोग याद किए हैं अच्छी बात है, जिन लोगों को याद नहीं है और अच्छी बात है, रटना भी नहीं। क्यों? नहीं, फिर वही खिचड़ी हो जाएगा, फिर भूल जाओगे, जो भी आता रहेगा वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जब पेपर दे लीजिएगा उसके बाद इत्मीनान से बैठकर याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर के समय बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, इन्हीं अनुच्छेदों से आपके प्रश्न घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, कोई भी कंपटीशन क्यों ना हो। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें से आपके जो है ये वाला एक हटा दिया गया, तो वर्तमान में आपके 5 हैं।
1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 थे, एक आपके जो है हटा दिया गया 7वां वाला। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहला क्या आता है, तो देखिए अनुच्छेद 19 एक ए के अंतर्गत है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से कुछ लिखेंगे, 19 एक ए के अंतर्गत है, अर्थात ये 19 एक के अंतर्गत इतना सारा पार्ट है। ठीक है, ये भी यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 19 एक बी, 19 एक, 19 एक सी, यहां पर 19 एक डी, 19 एक ई, 19 एक एफ, 19 एक जी। ठीक है, तो यहां पर आपके कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपको कितने प्रकार के जो है स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हुए हैं, तो आप वहां पर मारोगे कितने को, 6 को टिक करोगे। संपत्ति का जो अधिकार है वो हटा दिया गया, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, 1978 में ही हटा दिया गया, उसे किस में रख दिया गया है, 300 ए में जो है संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आपको याद रखना है क्या, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझ लीजिए, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है और यही प्रश्न ही बनता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कहीं भी रहते हैं, किसी के समक्ष कुछ भी बोल देते हैं, किसके अंतर्गत है, इसी के अंतर्गत बोल देते हैं। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम जो भी रहते हैं उनकी बुराई कर दिए भैया, उनकी जो है गुणगान कर दिए। ठीक है, या हम विरोध अपना प्रदर्शित कर रहे हैं, किसके अंतर्गत, सब यही है आपका। ठीक है, आपके मन में कोई विचार आया, उसे आपने अभिव्यक्त कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, लेकिन ये कब तक लागू है, जब तक देश की अखंडता एकता न प्रभावित हो। अगर जैसे ही वो क्या हो गया कि आप देश विरोधी बोलने लगे, तो फिर आपको स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, अब यहाँ पर आपकी इसे काट दिया जाएगा, इसके तहत आपको कानूनी सजा दी जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका क्या आता है, दूसरा, दूसरे क्या है आपके बी वाला, शांतिपूर्ण अधिकार रहित एवं सभा करने का अधिकार। अर्थात जो हम लोग देखते हैं चुनाव के समय या और कुछ लोग अपनी सभाएं इकट्ठा करके कुछ मांग करते हैं या किसी के बारे में जागरूक करते हैं, ठीक है, सभा करते हैं, तो किसके अंतर्गत किया जाता है, इसी के अंतर्गत, शांतिपूर्ण हथियार रहित। वहां पे ऐसा नहीं कि भैया गोली बंदूक लेके जाके तलवार लेके बैठ गए भैया सभा करने, आओ कौन है हमसे जीतने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं, हथियार रहित, इसीलिए यहाँ पर कहा गया हथियार रहित सभा करने का अधिकार दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वहां पर ले जाके बंदूक बंदूक बैठ जाओ, तलवार वलवार लेकर बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। आपके वहां पर स्वतंत्रता तुरंत खत्म कर दी जाएगी, जैसे हथियार लेकर बैठे मंच पे, तुरंत स्वतंत्रता खत्म, समाप्त आपकी। ठीक है, ये कहता क्या कि शांतिपूर्ण, आपको सभा करिए, बिल्कुल सभा करिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, ना ही आपको वहां पर भड़काऊ वाला। ये भी चीज आती है इसमें कि यहाँ पर कोई भी चीज भड़काऊ नहीं होना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं है कि देश विरोधी वो सभाएं हों, अर्थात देश की अखंडता एकता को जो है प्रभावित करने वाला, तोड़ने वाला हो, तो वहां पर अगर रहेगा तो वो तुरंत आपका ये अधिकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन या आपको करना है सभा तो शांतिपूर्ण करिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। क्या है, संघ या सरकारी समिति बनाने का अधिकार। अर्थात जो हम लोग विभिन्न प्रकार की संस्था, जैसे क्या होता है, कोई एक ग्रुप वो बना लिए, कोई एक ग्रुप वो बना लिए, कोई जो वो संस्था खोल दिए, कोई वो कंपनी खोल दिए, किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत आपको प्राप्त है, संघ एवं सहकारी समिति बनाने के अंतर्गत जो है आपको ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि आप कोई जो है संघ बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण करने का अधिकार। संचरण मतलब घूमना। ठीक है, आप जो है इस प्रदेश से उस प्रदेश में जा रहे हो, घूम रहे हो, आप जो है यूपी से चले जा रहे हो आप कर्नाटक घूमने, कर्नाटक से चले जा रहे हो आप जम्मू कश्मीर घूमने, फिर उसके बाद आप चले जा रहे हो पूर्वांचल, इसमें पूर्व में आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, कहीं भी आप घूमते रहते हो, कोई रोक टोकता नहीं है। किसके कारण, इसी स्वतंत्रता के अधिकार के कारण कि भारत में हम जो है कहीं भी घूम सकते हैं। भारत में दूसरे देश में जाएंगे तो इजाजत लेनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो ये आप भारत में किसी भी राज्य में कहीं भी आराम से घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी अधिकार के अंतर्गत रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, किसी विभाग में बसने का व निवास करने का भी अधिकार देता है। जैसे कुछ लोग क्या होता है यूपी छोड़ के चले जाते हैं, बंबई बस जाते हैं, कुछ लोग बंबई छोड़कर जो है चले जाते हैं दक्षिण भारत में, किसी राज्य में जो है बस जाते हैं, कर्नाटक वगैरह में, किसके अंतर्गत, ठीक है, या कर्नाटक के लोग यहाँ पर आके बस जाते हैं, किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत। ठीक है, संपत्ति का अधिकार ये आपका जो है समाप्त कर दिया गया है। फिर इसके बाद कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। अर्थात अपने जीवन यापन के लिए हम कोई भी व्यवसाय, पेशा आदि
कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आज के समय में भैया चलो कुछ नहीं, चलो हम ठेला लगा देते हैं, पकौड़ा बेचते हैं। ठीक है, चलिए हम ठेला लगा देते हैं, समोसा बेचते हैं। चलिए हम जो है हम फला व्यापार करेंगे, हम फला व्यापार करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जीविका चलाने के लिए हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो गैर कानूनी ना हो। ये आगे के अंत में जो है इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। ठीक है, लेकिन अभी आपको इतना ही रखना है, इसके प्रावधान के बारे में बाद में विशेष में हम कभी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है कि हमें जो है ये 6 के 6 कैसे याद होंगे। तो देखिए एक चीज समझिए, ठीक है, एक चीज समझिए, क्या समझिए कि जैसे एक ये व्यक्ति था, ठीक है, इसके मन में कोई क्या उत्पन्न हुआ, विचार उत्पन्न हुआ। तो जब विचार उत्पन्न हुआ तो क्या किया, अभिव्यक्त किया, भैया चलिए हम चलते हैं जम्मू कश्मीर घूमने। कहाँ, कुछ नहीं, हम जम्मू कश्मीर चलते हैं घूमने। तो अर्थात क्या आया, विचार आया, अभिव्यक्ति आया। तो पहले क्या हो जाएगा आपका वाक, वाक मतलब बोलना। ठीक है, बोला कि ठीक है भैया, तो ऐसे नहीं कोई नहीं समझ पाया। तो कहे भैया बटोर लो, ढेर सारे लोगों को बटोर लो। बटोर लो मतलब इकट्ठा कर लिए। ठीक है भैया, कौन कौन चलेगा जम्मू कश्मीर घूमने, भैया हम चलेंगे हम चलेंगे हम चलेंगे हम चलेंगे। सभा कर लिए ना। तो यहाँ पर आप याद रखिए सभा, ये शांतिपूर्ण वाला आप अपने आप याद हो जाएगा। बस आपको याद क्या रखना है इसमें, केवल और केवल सभा को याद रखना है। ठीक है, तो सभा अगर इकट्ठा कर ले तो भैया कह दिए कि एक जो हम संघ बना लेते हैं कि हम लोग इस संघ के अंतर्गत चलेंगे। तो सभा कर लिए, तो सभा से यहाँ पर क्या बना लिए, ये इकट्ठा हुए। तो भैया कहते इकट्ठा हुए तो चलो एक तो समूह ही बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बन गया आपका समूह। अब ये समूह चल दिया कहाँ, घूमने। कहाँ चल दिया, घूमने। ठीक है, और घूमने गया तो देखा अरे क्या सुंदर दृश्य है जम्मू कश्मीर में। कहे भैया अब हम लोग लौट के नहीं चलेंगे, यहीं हम लोग बस जाएंगे। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लोग यहीं पर बस गए। ठीक है, अरे वो बस नहीं जो बैठकर हम लोग जाते, वो नहीं, बस मतलब अपना निवास बनाना वहां रहने के लिए। ठीक है, बस गए। फिर कहे भैया अब बस तो गए यहाँ पर, लेकिन अब क्या चाहिए उसके लिए, रुपया। क्या चाहिए, रुपया। तो भैया कहे चलो कोई ना व्यवसाय किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका व्यवसाय, या आप यहाँ पर कह सकते हो व्यापार। क्या, व्यापार। ठीक है, तो वाक्य सभा संघ घूमने, वाक्य सभा संघ घूमना, वाक्य सभा संघ घूमना, और बस गए व्यवसाय में, बस गए व्यवसाय में। बस ऐसे याद कर देना, वाक्य सभा संघ घोषणा, बस गए व्यवसाय में। बस आपका ये क्या हो जाएगा, लगातार क्रम से याद हो जाएगा। आपको बस याद रखना है क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। एफ आपका कैंसिल है तो एफ रहेगा नहीं। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, जी आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, जी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है जितने भी अनुच्छेद थे उससे संबंधित अनुच्छेद इंपॉर्टेंट जितने भी थे मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, अब चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है, कहां से, नीति निर्देशक तत्व से। उससे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसी को हमें याद रखना, बाकी अन्य चीजों को याद नहीं रखना है। लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम और करिएगा कि हमें बताइएगा कमेंट करके कि मौलिक अधिकार को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। भारत का जो मौलिक अधिकार है या भारत में जो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान किया गया है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, या किस देश के संविधान से जो है प्रेरित होकर उसे अपने संविधान में रखा गया है। ठीक है, इसे हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्व में आपके कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण है जिसे आपको याद करना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग क्या कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आपके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, सभी को नहीं याद करना है। ठीक है, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सभी में को नहीं याद करना है, आपके जो है कुछ ही अनुच्छेद है उन्हीं को याद करना है। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में रखा गया है। तो भाग 4 में रखा गया है। आपका चाहे रोमन अंक आ जाए चाहे इस तरीके से, ज्यादातर रोमन अंक आता है। ठीक है, रोमन अंक में ही दर्शाया गया है भाग को। ठीक है, तो आपके चाहे 4 इस तरीके से आ जाए चाहे इस तरीके से आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आपके पास ऐसा भी लिख के आ सकता है कि आपके विकल्प में कुछ इस तरीके से भी दिया है, तो आपको जल्दबाजी में आपको इसको नहीं टिक करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 6 है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। ठीक, अब ये किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है,
तो आपका ये 36 से लेकर 51 तक है। कहां से लेकर? 36 से लेकर 51 तक है। ठीक, बस आपके जो है इसी के अंतर्गत जितने भी राज्य के नीति निषेध तत्व हैं उन्हीं को रखा गया है। अब इसमें आपको केवल और केवल इतने ही अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला आपको कौन सा याद रखना है? अनुच्छेद 19D। ठीक है, अनुच्छेद सब यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि 39, सॉरी 19 नहीं 39, ठीक है 39 या 39 है। अब यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर डी है और यहाँ पर भी 39 है, दोनों में काफी अंतर है। ये एक जो है अनुच्छेद के अंतर्गत ये रखा गया और एक ये नया अनुच्छेद है। ठीक है, ये नया अनुच्छेद है और ये किसी उसी का क्या है, सब पार्ट नहीं बना देते भैया, इसी का अंग है ये, तो ये जो है इसका अंग नहीं है, ये अलग से बना दिया गया है। जब भी अगर ये ब्रैकेट में रहे तो समझ लीजिए वो क्या है कि उसका सब है, अर्थात उसके अंतर्गत हेडिंग है। जैसे कहते हैं भैया एक मुख्य हेडिंग है, उसकी उप हेडिंग है, तो समझ लीजिए ये उपभाग है, लेकिन ये क्या है, ये मुख्य है। ठीक है, 39 इन दोनों को याद रखिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये तो समान पद पर है, समान कार्य कर रहा है, तो जो वेतन एक पुरुष के लिए बनता है वही एक जो है महिला के लिए भी बनेगा। तो इसीलिए समान कार्य के लिए समान वेतन 19D के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, फिर क्या हो 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग गरीब होते हैं तो वो जो अपनी तरफ से वकील नहीं कर पाते, तो सरकार यहाँ पर क्या करती है कि उनको अपनी तरफ से वकील मुहैया कराती है, आपके जो है उसमें कानूनी सहायता के लिए, या जो भी आपको वाद विवाद हो उसमें सहायता के लिए आपको जो है कानूनी सहायता के लिए आपको निःशुल्क प्रवक्ता सॉरी अधिवक्ता, ठीक है, वहां पर आपको देती है सरकार। तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक अधिकार सहायता, हालांकि सबसे ज्यादा आपको ये याद रखना है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद ये तो भैया पूछो मत, ये तो कई बार पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, अर्थात ग्राम पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, कि राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायतों का गठन करेगी, तो इसके तहत किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है? अनुच्छेद 40 के तहत किया गया। ठीक है, फिर अनुच्छेद 44 क्या है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता, यहां से आप याद कर सकते हैं 44 है ना, 44 4 और 4 समान है ना, तो समान नागरिक संहिता आपके अनुच्छेद 44 में। फिर आपको याद रखना है क्या? पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, अर्थात पर्यावरण की देख रेख जो है आपके किस अनुच्छेद में है? आपके 48A में है, अर्थात ये 48 का मुख्य हेडिंग नहीं है, ये सब हेडिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद आप समझिए आपका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण 50-50 याद रखिएगा, दोनों का पृथककरण हो जा रहा है 50-50। ठीक है, तो वहां से आप याद कर सकते हैं 50-50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण। तो आपको बस इतना याद रखना है, पहला समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में रखा गया है? आपके 39D के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, 39A के अंतर्गत क्या रखा गया है? तो आपको वहां पर निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता 39A के तहत है। फिर 40 में पंचायतों का गठन, 44 में समान नागरिक संहिता, 48A में आपका जो है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पर्यावरण अध्ययन है तो उसके तहत ये हो सकता है, पूछ लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण किसके अंतर्गत? 50 के अंतर्गत है। ठीक है, फिर इसी लगे हाथ इसको भी खत्म कर देते हैं, छोटा सा है, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4A में रखा गया है। देखिए भाग 4A का मतलब एक नया भाग है। ठीक है, ये नया भाग है, मुख्य हेडिंग है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है उसी 4 के अंतर्गत रख दिया गया है, 5 को तो हटा नहीं सकते थे, तो ये हुआ कि भैया इसी के अंतर्गत उसी में एक और, जैसे क्या होता है ना, मूवी आई थी एक, कौन सी मूवी आई थी? रोबो आया था जो है रजनीकांत की, रोबोट 2.0 वाला, तो समझ लीजिए कुछ वैसे ही है कि ए 4 था तो 4A कर दे भैया, लो 2.A वो नया वर्जन आ गया, तो समझ लीजिए नया वर्जन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है उसी में मूल कर्तव्य को भी जोड़ दिए, लेकिन इसका एक अलग भाग बनाकर रखा गया। ठीक है, और अलग अनुच्छेद भी बना दिया गया, 51 तक तो ये जाता है। ठीक है, लेकिन 51A ये एक नया अनुच्छेद है। तो हम लोग जो पढ़ते नहीं है 300
कितना 95, ये गणना में तो 395, लेकिन यदि संख्या में देखा जाए तो बहुत है। कैसे है देख लो, ये आपका एक अलग अनुच्छेद है, लेकिन ये एक ही अनुच्छेद है, लेकिन ये एक नया अनुच्छेद है, ये जुड़ गया। ऐसे ही 51 ये भी क्या हो गया आपका नया अनुच्छेद हो गया। तो इस तरीके से वो बढ़ जाता है, 465 से भी ज्यादा हो जाते हैं अनुच्छेद। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है, 4A में रखा गया। किस में रखा गया है, 4A में रखा गया। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों को कैपिटल में रखा है, ना ही इसके बीच में ब्रैकेट लगाया। देखो कहीं पर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा, नहीं, ब्रैकेट लग गया मतलब उसका सब हो गया। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगा मतलब नया है। 2.2 वाला जो है ना खेला, बस वही समझ लीजिए। मूल कर्तव्य, अच्छा मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, तो इसको भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैसे मौलिक अधिकार, नागरिकता, मूल कर्तव्य, इन 3 चीजों को आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ किसके संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा यहाँ देखिए मिट गया 51A। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को किसके अंतर्गत रखा गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, बेहद इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, सॉरी मौलिक कर्तव्य हैं 11। वर्तमान में कितना है, 11। क्या ये मौलिक अधिकार सॉरी कर्तव्य, ये जो है मौलिक कर्तव्य आपके मूल संविधान में था कि नहीं था, आपके मूल संविधान में था कि नहीं था, तो मूल संविधान में नहीं था। कब इसे जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपके 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, उसके बाद 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपके एक और मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। क्या, कि प्रत्येक बच्चा जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक का है, उसे जो है उसके माता पिता शिक्षा के लिए उसे स्कूल भेजेंगे। ये एक कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से वर्तमान में कुल कितने हो गए, 11 मूल कर्तव्य हो गए। ठीक है, 11वां कब जुड़ा, 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, कि प्रत्येक माता पिता अपने जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए स्कूल भेजेंगे। ठीक है, तो मेरे विचार से आपको बस इतना ही याद रखना है, इतने में ही से आपका आना रहेगा, फंसना रहेगा, फंस जाएगा। ठीक, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा और ना ही इससे कहीं डीप बनेगा भी। ठीक है, यहाँ तक कि जूनियर सुपर टेट में इससे डीप नहीं पूछा गया था, और यही सारी चीजें पूछी गई थी, ये पूछा गया था जूनियर सुपर टेट में आया था, पंचायतों का गठन देख लो। फिर उसके बाद ये शायद हाँ ये मूल कर्तव्य आया था। ठीक, तो अब आप खुद ही सोच सकते हो कि इससे डीप क्या पूछेगा, आपके इससे डीप पूछेगा नहीं, और ना ही इससे बाहर कहीं जाना है। ठीक है, तो आपके लिए बस इतना ही रखते हैं। इसमें और भी हैं, जैसे आपके राष्ट्रपति बचते हैं, आपके प्रधानमंत्री बचते हैं, आपके उपराष्ट्रपति बचते हैं, फिर उसके बाद वो राज्यसभा, लोकसभा, इससे प्रश्न बनते हैं। तो इसको एक अलग वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जा रहा है और आपके लिए वो कल ही अपलोड हो जाएगा, आपका जो है शाम तक वो नहीं, अगले दिन जो है कल 26 27 की मॉर्निंग तक आपका अपलोड हो जाएगा। तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से रट्टा मार लीजिए। रटने में तो मेरे ख्याल से तो कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा अनुच्छेद रखना नहीं है। बहुत लोग सोचते होंगे अनुच्छेद कैसे याद, अनुच्छेद को कभी एक साथ नहीं रखना चाहिए और ना ही याद होगा, कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक वाइज अनुच्छेद याद करिए, आसानी से याद हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। फिर मिलते हैं एक जो बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।